नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जेवर एयरपोर्ट, आज यह नाम देश के हर नागरिक की जुबान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नींव रखी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में पहुंचे पीएम मोदी ने पहले यहां पर एक प्रदर्शनी को देखा। इसके बाद उनका स्वागत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। जेवर एयरपोर्ट साल 2024 के अंत तक एक रनवे के साथ उड़ान सेवाएं शुरू कर देगा। एक तरफ जहां जेवर से प्रदेश की दशा दिशा में सुधार होगा, लेकिन कुछ राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि अगर सपा सरकार के समय फिरोजाबाद में प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र की बीजेपी सरकार ने रोकी ना होती तो इस समय जेवर के साथ चूड़ियों को भी जुड़ने का मौका मिलता और उत्तर प्रदेश का वैकासिक श्रृंगार पूर्णता की ओर बढ़ता। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया और लिखा कि एयरपोर्ट एविएशन हब एक्सप्रेसवे से रोजगार देते, बीएसपी विकास को नया आयाम दे रही थी। तैयारी के बावजूद कांग्रेस ने अड़ंगा लगाया था। एक दशक बाद योजनाओं का शिलान्यास हुआ। चुनाव के समय शिलान्यास से सरकार की नीयत पर शक है। यानी सवाल तो बनता है, क्या विपक्ष को रास नहीं आ रहा? क्या खुद क्रेडिट लेने की होड़ में विपक्ष लगा हुआ है? तो जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखी गई है, उस पर अब लगातार सियासी बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद का जिक्र भी किया और साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। कहा कि उस समय अनुमति नहीं मिली है। और इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने भी इसके शिलान्यास पर अपनी बात रखी। मोदी योगी भी अगर चाहते तो 2017 में सरकार बनते ही यहां आकर के भूमि पूजन कर देते, फोटो खिंचवा देते, अखबार में प्रेस नोट भी छप जाती। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था। उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हम भी 2017 में सरकार बनते ही तमाम सारी घोषणाएं कर सकते थे,
लेकिन पूरा रोड मैप तैयार किया गया, एक एक चीज को देखा गया, सारी व्यवस्थाएं कैसे की जाएं इस पर फोकस रहा और उसके बाद अब इसकी तैयारी को जमीन पर उतारा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों का जिक्र करते हुए निशाना भी साधा। कानून व्यवस्था को लेकर भी पिछली सरकारों को घेरते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल अधिकारी प्रधानमंत्री को एक एक जानकारी बारीकी से इस पूरे एयरपोर्ट की दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ खासियत इसमें रहने वाली है, किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाएगा, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। एक एक चीज़ को, एक एक बारीकी को समझते हुए प्रधानमंत्री। और चलिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दूं। चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता आसिफ रिजवी हैं। आसिफ रिजवी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव हैं। कपीश जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता राजेश चौधरी हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह सलूजा हैं। सलूजा साहब, आपका स्वागत है। और आरएलडी से प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हैं। रोहित अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले राजेश चौधरी जी, आप भी से मैं शुरुआत कर रहा हूं। आप लोग विकास से जोड़ रहे हैं इस एयरपोर्ट की आधारशिला को और विपक्ष चुनाव से जोड़ रहा है, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक खुशी का माहौल है। बरसों पुराना सपना था यहाँ के सभी किसानों का, नौजवानों का, गरीब का, मजदूर का, कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बने। अब जब एयरपोर्ट बनेगा तो और विकास के रास्ते खुलेंगे, बहुत सारी योजनाएं आएंगी, नए लोग आएंगे। बहुत जब कोई नई संस्था खड़ी होती है, कोई विकास का कार्य होता है तो बहुत सारे लोग उसमें रोजगार से जुड़ते हैं जी। तो आज हर नौजवान के अंदर खुशी। यहाँ तो दिवाली की तरह दिवाली मना रहे हैं लोग। बहुत पुराना सपना था, आज उसका शिलान्यास रखा गया। मैं तो कहूँ अपने सभी मित्रों से जो यहाँ आज डिबेट में बैठे हुए हैं, सबको एक खुशी इसके लिए हर्ष व्यक्त करना ही चाहिए। और कोई भी विकास का काम हो उसको तो सबको प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। देश हमारा तरक्की कर रहा है। आज दुनिया के नक्शे पे जेवर को जानेंगे लोग। आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहां बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। नहीं तो आज 20 साल पहले बात करेंगे तो दुनिया के अंदर क्या छवि हमारे देश की थी। 1991 में सोना गिरवी रखना पड़ गया था, ये हालत थी। पर हम निरंतर तरक्की कर रहे हैं। जितनी भी सरकारें आई उन्होंने काम करने की कोशिश की, किसी ने कम किया होगा, किसी ने ज्यादा किया होगा। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा आज, पर हम निरंतर तरक्की के रास्ते पे गए। आज चारों तरफ यमुना एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे बना हुआ आज 10 साल हो गया लगभग। 10 साल में हम शून्य पर खड़े रहे एयरपोर्ट बनाने के लिए, तभी बन जाना चाहिए था। कितना लोड आज वहाँ दिल्ली के एयरपोर्ट पे है। हिंडन को शुरू किया गया, वहां से भी आज पैसेंजर जा आ सकते हैं। पर ये जो एयरपोर्ट बनेगा, ये भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है। यहाँ बहुत यमुना के किनारे आप देखेंगे तो छोटे छोटे किसान सब्जियां उगाते हैं। वो दिल्ली में आजादपुर मंडी ले जाते हैं, वहां जाकर के वो बहुत सारी ऐसी चीज उसमें होती है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। उनको वहां नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से जाकर के सीधे विदेश भेज सकते हैं हम चीजों को। ऐसे बहुत सारे रास्ते विकास के खुलेंगे और इस देश और ये क्षेत्र तरक्की के रास्ते पे जाएगा। ठीक है। कपीश श्रीवास्तव जी, विकास के जश्न में ये मायूसी कैसी? मायूसी किस बात की? कौन है मायूस? मैं तो सबसे पहली बात ये कह रहा हूं कि हमारे मित्र ने जो आईना दिखाया, कभी खुद भी देखते हैं या नहीं देखते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी स्वर्गीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री का आईना दिखा रही थी, तो उन्होंने जितने भी कार्यक्रम गिनाए, जितनी भी चीजें गिनाई थी और जितने संस्थान गिनाए थे, उनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा खड़ा नहीं किया जी। ये तो इनको हकीकत माननी चाहिए। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी, अरे सुन तो लें, पहला राउंड कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप चिंता ना करें। चौधरी साहब, सर पहला राउंड तो होने दीजिए, बराबर का समय मिलेगा, आप चिंता ना करें। राजेश चौधरी जी प्लीज सर, दरख्वास्त है मेरी, पहला राउंड क्लियर होने दीजिए, उसके बाद में हमारे भी प्रश्न का उत्तर देंगे, औरों के भी। कपीश आप बोलिए। जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए, वही हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसी बातें प्रस्तुत की जो कि अटल बिहारी जी के ही विचारधारा के विपरीत थी। क्योंकि अटल जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए ये बात कही थी कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बहुत काम किए हैं और उन सरकारों के काम को हम घोल के पी नहीं सकते हैं। अगर हम करते हैं ऐसा तो हम पिछली सरकारों के पुरुषार्थ पर और जनमत के जो आदेश रहा है उस पर हम पानी फेरते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? वो तो हमेशा पुरानी सरकार को 70 साल कोसते रहे, बल्कि पूर्व में भी चले गए, नेहरू जी से लेकर के सबको कोसे। तो ये इनको आईना देखना चाहिए। विकास का सपना आपने नहीं देखा था,
जेवर एयरपोर्ट का सपना आपका नहीं था, बहन मायावती जी का था। जी। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि ये जब यूपीए की जो सरकार है, जब इसने भूमि अधिग्रहण कानून ला करके भूमियों का दाम बढ़ा दिया, तो उस समय जो अधिग्रहित भूमि थी वो वापस करके फिर से उसका अधिग्रहण हुआ है। लेकिन आप हमें बताइए, बहुत अच्छी बात है, एयरपोर्ट बन रहा है, इससे खुशी की क्या बात हो सकती है। और अच्छा होता कि अगर सरकार चलाती, ये तो आप अदानी के लिए बना रहे हैं, बनाने के बाद सब उठा करके उसको दे देंगे और वो चलाएंगे पूरा। अभी 14 एयरपोर्ट आपने दिए, कुशीनगर 3 दिन हुआ था एयरपोर्ट को शुभारंभ किए हुए, और सारा पैसा जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में 2015-2016 में 200 करोड़ का बजट दिया गया था, 50 करोड़ आपने लगाए थे, और बाकी जो है वो जापान सरकार ने लगाए। तो मैं तो एक बात कह रहा हूं, कम से कम सत्यता पे आदमी को रहना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने जेआर एयरपोर्ट बनाया है तो आपने उन किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया, उनको जमीनें क्यों नहीं दी, उनको घर क्यों नहीं दिया? जिनको घर दिया, छत दिया, वो तो क्रैक हो गए और वो सारे आपके खिलाफ आंदोलित होकर के बैठे हुए हैं। और आपके सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए कि प्रधानमंत्री जी को कोई काला न दिखा दे हमारा जो किसान है, तो आपने तो 10 से 12 हजार की फौज खड़ी कर दी थी सुरक्षा की। आखिर उस पर कब बात होगी? संपोषणीय विकास क्यों नहीं होगा? आप हवाई जहाज पे अगर उड़ रहे हैं तो किसानों की चिता भस्म पर चढ़ करके उड़ेंगे, इसी को आप विकास कहते हैं क्या? और आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा हो। अरे हुजूर, आपकी नॉलेज में होना चाहिए, 5वां है। ठीक है, ठीक है सर, आपने नहीं बनवाया कोई। ठीक है कपिल जी, इस पर चौधरी साहब से मैं जवाब लूंगा अगले राउंड में आता है। ईटा रखा तो इतना महाभारत कर रहे हैं। अरे जिस दिन सपना आपका होगा और ईटा भी आप रखेंगे और आप लोकार्पित भी करेंगे, उस दिन थोड़ा उड़ लीजिएगा। ठीक है क्या सर, उड़ रहे हैं धरती? ठीक है कपिल जी, ठीक है, ठीक है, इसका जवाब लेंगे अगले राउंड में चौधरी साहब से। लेकिन रिजवी साहब, आप ये बताइए, क्या पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा या नहीं होगा इसके बनने से? देखिए, विकास की कोई भी नींव आप झूठ पर और किसी के सपनों पे नहीं रख सकते जी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं उसका श्रेय भी नहीं लेना चाहता, मैं चाहता कांग्रेस पार्टी को उसका श्रेय दें। मैं बात ये करना चाहता हूं कि जेवर में रह रहे किसानों को आपने अभी पूरा मुआवजा नहीं दिया, उनको जगह नहीं दी, सिर्फ चुनाव का लाभ लेने के लिए जल्दबाजी में आपने जो शिलान्यास करने की तैयारी कर दी। आप बताइए कि जो लोग वहां रह रहे थे, जिनके गांव थे, आज उनके सर पे छत नहीं है, छप्पर के नीचे रह रहे हैं, उनके पशु मरे जा रहे हैं। क्या सरकार इतनी, मैं कहूंगा कि मतलब इतनी राजनीति पे चुनावी फायदे के लिए इतने नीचे गिर गई है कि उसको लोगों की जान की परवाह नहीं है। एक सवाल मेरा और है जी, इन्हीं ने जानबूझकर ये अंटानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के पैसे का मिसयूज देखिए किस स्तर पे हो रहा है। किसानों को मुआवजा मारा जा रहा है, लेकिन अंटानी अंबानी को एयरपोर्ट देने के लिए परेशान है। अगर अभी इन्हीं ने जेवर के पूरे इलाके को शहरी रूप में बना नहीं है वो जी, अगर ये उसको ग्रामीण एरिया रहने देते तो किसानों को मुआवजा 4 गुना मिलता। क्योंकि घटना पोसवाल पर जब राहुल गांधी जी ने आंदोलन किया था, तब ये कानून बन गया है कि अब जब आप ग्रामीण क्षेत्र की जमीन लीजिएगा तो आपको सर्किल रेट से 4 गुना पैसा देना पड़ेगा, और जब आप शहरी क्षेत्र के लीजिएगा तो 2 गुना देना पड़ेगा सर्किल रेट का। इन्हीं ने अभी वहां कोई शहरी काम नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने उस इलाके को शहरीकरण कर दिया। अब किसानों का जो 4 गुना मुआवजा था उसको 2 गुने में कर दिया, और वो भी अभी नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले इनको किसानों का मुआवजा देना चाहिए था, उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, और इसको अगर ये पूरी तैयारी के बाद करते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन अब मैं क्या करूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनाव जीतना है, कोई मरे कोई जिए, उनको एडवेंचर करना है और मानी अंटाने के लिए कुछ सोचना है, तो उनको अंटानी जी के लिए एयरपोर्ट बनाना था ताकि उनके पैसे का लाभ हो सके। मैं कहूंगा राजनीति इतने नीचे स्तर पर ना ले जाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करूंगा, मैंने खुद अभी कहा कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में बने में मैं श्रेय नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये जो बना है ये जनता के पैसे से बना है। लेकिन आज जनता के पैसे को अगर अंबानी और अंटानी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है तो ये गलत है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जनता को, किसानों को मार के परेशान करके राजनीति ना। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, क्या चुनावी स्टंट है या फिर विकास की होड़ है? देखिए, अगर कोई भी विकास का कार्य हो, किसी का भी उद्घाटन हो, तो उसका स्वागत होना चाहिए, वो स्वागत योग्य है जी। पर उसके साथ साथ जो 2 मुद्दे अहम मुद्दे हैं कि आपने जिनकी जमीनें ली, अगर आज वो आंदोलित हैं, आप उनके मसले नहीं सुलझा पा रहे हैं, आज वो बेघर हो गए हैं,
आप आज देखिए, आज टेंट पे रहने को मजबूर है वहां का किसान, आप उनके मसले नहीं सुलझा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या उसकी जमीन लेके, उसकी माँ को लेके आप क्या विकास कर पाएंगे? तो पहली चीज तो ये है कि आप जो किसानों के साथ आपने वहां पे अहित किया है, वो आपको कहीं ना कहीं उसको देखना चाहिए, अटेंड करना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। और जो किसानों को मुआवजा आपने नहीं दिया है या कम दिया है, उसको आपको तुरंत प्रभाव से वो मुआवजा आपको उसको देना चाहिए जी। दूसरी बात, 4.25 साल हो गए हैं, महीने 1.5 महीने के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, 4.25 साल तक आप कुंभकर्ण की गहरी नींद सोते रहे, और आज आप आके इसका फीता काट रहे हो, और आप ये चाह रहे हो कि हम उसकी सराहना करते हैं। 1.5 महीने में आप कितना काम कर लोगे? 1.5 महीने में तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, मुझे लगता है एक पत्थर भी नहीं रख पाओगे वहां पे। आज आपने जमीन का उद्घाटन जरूर कर दिया है और बहुत जल्दबाजी में किया गया है, और ये बिल्कुल क्लियर है कि खाली चुनाव के मद्देनजर आपने ये उद्घाटन प्लान किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आपको अपनी जमीन जब खिसकती हुई दिख रही है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को लुभाने के लिए आप अगर सिर्फ चुनावी फीते काटोगे, तो क्या जनता बेवकूफ तो नहीं है? जनता सब समझती है, जनता होशियार है ना? तो देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए और सिर्फ फीता काटने का काम किया है। आप एक पत्थर भी नहीं रखने जा रहे हो, क्योंकि सरकार तो आपकी चली जाएगी। उसके बाद जो अगली सरकार आएगी वो अपने हिसाब से उसको एयरपोर्ट को बना के कंप्लीट करेगी। दूसरी चीज ये 2032 में जाके कंप्लीट होनी है, लेकिन 2024 की प्लानिंग अभी से इन्होंने कर ली है। एक पट्टी वहां पे बना के और एक हवाई जहाज दौड़ा देंगे, और 2024 से पहले उसका शिलान्यास भी कर देंगे फिर से कि साहब हमने तो एयरपोर्ट कंप्लीट कर दिया। तो देखिए, ये चुनावी जुमले जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है। हमारे देश की जनता बेवकूफ नहीं है, उसको गुमराह करने की कोशिश मत करिए। आप विकास की बात क्यों नहीं कर पाते हो? आप मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं कर पाते हो? आज देखिए, योगी जी वहां पे पहुंचने के बाद उनको जिन्ना याद आ गया फिर से। आप इतने बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हो, पर आप बात कर रहे हो जिन्ना की, तो मतलब क्या है ये? पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाते ही आपको क्या हो जाता है कि आपको पलायन याद आने लगता है, आपको दंगे याद आने लगते हैं, आपको जिन्ना याद आने लगता है। अरे भाई, विकास की बात क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि विकास आपने किया ही नहीं है। झूठे विकास की आप बात कहां कर पाओगे? ठीक है प्रीतपाल जी, जो भी यहाँ पर राजनीतिक दल बैठे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता को करीब से देखा है, लेकिन आप तो अब पहली बार हाथ आजमा रहे हैं, तो आप क्या दावा लेकर आ रहे हैं सर? सभी लोग तो अपने अपने देखिए अपनी अपनी सरकारों के कार्यकाल के दावे कर रहे हैं, आपके पास कौन सा दावा है या वादा है? जनता के बीच मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है सर। हम आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि हमने दिल्ली में एक मॉडल के रूप में खड़ा किया है। दिल्ली के मॉडल को ही हम हर जगह लेके जाए। हम उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं, पंजाब भी जा रहे हैं, उत्तराखंड भी जा रहे हैं, गोवा भी जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो काम किए हैं, उत्तर प्रदेश की आज जैसे माननीय प्रवक्ता राजेश गिरवी रख दिया, तो आपको शायद पता नहीं, 2014 से 2021 के बीच में करीब 572 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेशों से लिया हुआ है। कर्ज के रूप में कोई ये पहली सरकार नहीं है, पिछली सरकारें भी लेती रही है। ये थपथपाना कि हमारी सरकार ने कर्ज नहीं किया। उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर वो आजीवन एयरपोर्ट का बहुत बड़ा लिखा जा रहा है। आपको यही मोदी सरकार जब 2019 का सरकार देश में चुनाव होने वाला था, तो जो मेरठ एक्सप्रेस वे था, जो 135 किलोमीटर के लिए बन रहा था, मात्र 2 किलोमीटर में तैयार हुआ था, उसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया था। कि ये वो सरकार या प्रचार मोड में रहती है हर वर्ष, ये चाहती है कि लोगों को गलत रास्ते। ट्रम्प जब आए थे, आपको पता, गुजरात में रास्ते में पूरी दीवारें खड़ी कर दी गई ताकि उसको ट्रम्प को वो ना दिखे जो गरीबी है। अभी जेवर एयरपोर्ट का जो बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, तो जेवर एयरपोर्ट से जो जमीनें ली गई किसानों से, वो किसान कहाँ रह रहे हैं? वो किसानों को टेंट में आपने डाल दिया। जेवर एयरपोर्ट का जो हकीकत है, आप बता रहे किसानों को बता रहे यहाँ से एयरपोर्ट निकलेगा, भाई कई तरह की योजनाएं आएंगी। यही योजनाएं उन्होंने सरदार पटेल की जब प्रतिमा लगाई थी तभी इन्होंने बताई थी। क्या वो योजनाएं आई वहां पे? देखिए, भाषण में कह देना और उसको आंकड़ों में बता देना और जमीन पे उतारना में बहुत भाजपा सिर्फ प्रचार वाहन, हर समय प्रचार मोड में रहती है, चुनाव मोड में रहती है, चुनाव मोडों की बात ठीक है। इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। लोगों की जमीनें चली गई, उन लोगों को स्थापित तो कम से कम उसको जगह तो दो, उसको रहने के लिए तो दो। वो मवेशी बेचारे कहाँ जाएंगे? ठीक है, 40 करोड़ रुपए का कम से कम उस गांव से दूध का व्यापार हुआ करता था, वो व्यापार खत्म हो गया। हम लोग सड़क पे आ गए, तो आपने व्यापार तो दिया कि लोगों को सड़कों पे ले आए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वो किसान जाएगा, वो गरीब आदमी जाएगा,
रोड के किनारे जो मोची सीने वाला जूता वो जाएगा, रोड पे लगाने वाला छेड़ा तो जाएगा, वो तो वहीं से जाएंगे, अबानी अंटानी जाएंगे, और आम आदमी तो जाएगा नहीं। ठीक है, आप सभी का जवाब ले लेते हैं। राजेश चौधरी जी, सबका एक एक करके छोटा छोटा जवाब दीजिए, उसके बाद रिजवी साहब आपके पास में आ रहा हूं। राजेश जी। देखिए, मैंने बड़ा धैर्यपूर्वक तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात सुनी। ये सब जो बात कह रहे हैं सब मिलाकर के एक ही है, और एक इनका तकिया कलाम बना हुआ है अडानी और अंबानी। दूसरा कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ मिलता नहीं। ये बहुत दूर से उस एयरपोर्ट को देख रहे हैं। मेरे साहब उसी को बेच रहे हैं, तो उसी को मुझे बोलने दो सर। लेखपाल सिंह जी रुक जाए सर थोड़ा सा प्लीज। बिल्कुल राजेश जी, देश को आप उन्हीं को बेच रहे हो ना। आपकी बात पूरी होगी ना, देश को बेचोगे तो अडानी अंबानी के ही नाम आपकी दिया बात पूरी होगी ना। सुनिए, मैं ज्यादा तेज सीखता हूँ फिर। आप सुनिए, मेरे घर की दूरी वहां से 20 मिनट की है, मैंने देखा है। ऐसा पहला उदाहरण है, सपा के प्रवक्ता भी ये बात उठा रहे थे। जहां जहां भी जमीन अधिग्रहण का काम किया सरकार ने, पहला उदाहरण है जहां कोई शिकायत नहीं है। 100% लोगों को केस पड़ा हुआ है कोर्ट में। आप कह रहे हैं शिकायत नहीं है, शिकायत नहीं है। क्या आप इतना झूठ बोल रहे हैं? कोई शिकायत, राजेश भाई आपको नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, नॉलेज आपको नहीं है। आप अरे मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट केस चल रहा है और विचारण में मामला है, और उस पर आप कर रहे हैं अगर, तो वो भी गलत कर रहे हैं। जुडिशरी जिस पर मैटर है, आपने उसको कैसे ले लिया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें यहाँ मत रखिए। चलिए राजेश जी अपनी बात पूरी करें जल्दी से, उसके बाद आ रहा हूँ सर आपके पास। ठीक है राजेश जी, चौधरी साहब बात पूरी करिए अपने। सरदार जी बात सुनिए, मैंने सुना पूरी बात सुनिए धैर्यपूर्वक। एक तरफ आप कह रहे हो कि वो लोग टेंट में रह रहे हैं, दूसरी तरफ आप भी अपनी बात को काट करके कह रहे हो कि उनको जो मकान मिले हैं उनकी छत में दरार आ गई है। तो झूठ तो आपका अपने मुंह से आ गया। सच कभी छुपता नहीं है, और सच को बताने के लिए कोई मरने के लिए उस मकान में कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे वो दलाली भी थोड़ा सा प्लीज। वहां पर शहरीकरण कर दिया। हाँ, हम कह रहे हैं हमने किया है, उसका आप अंतर समझिए। यदि वो कृषि की भूमि को अधिग्रहित करते तो वहां पर बीघे में ली जाती है। हमने वर्ग गज में जमीन को लिया है मित्र, और उसका कई गुना रेट दिया है, कई गुना रेट दिया। उससे किसानों को 4 गुना देना था, 2 गुना दिया। 4 गुना देना था, शहरीकरण करके 2 गुना दिया। वर्ग गज में आप हिसाब निकालोगे तो 4 गुना। वीरपाल सिंह जी थोड़ा सा रुक जाइए सर, ऐसे समय बर्बाद होता है प्लीज। अच्छा कांग्रेस, अच्छा मायावती चौधरी साहब कंप्लीट करिए। मैं तो इस एयरपोर्ट को बनाना चाहती थी, इसमें सबसे ज्यादा अड़ंगा कांग्रेस पार्टी ने डाला। अधिकृत बयान आया है आज मायावती का, आपने पढ़ा होगा मीडिया में। उन्होंने ट्वीट किया है कि एयरपोर्ट में बनाना चाहती थी, और इस एयरपोर्ट की जो आधारशिला रखी, जो कल्पना की, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। ये मत भूलिए। ठीक है, इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी अटल जी ने नहीं की थी, शशांक शेखर सिंह ने की थी। ये झूठ बोल रहे हैं आप। ठीक है, शशांक शेखर सिंह ने की थी। भारतीय, ठीक है, वो बसपा के आ रहा हूं मैं आपके पास। मायावती जी का प्रोजेक्ट था। ठीक है राजेश जी, ये बात अलग है कि हाथी आज कमल के फूल के साथ। ठीक है, नगर का विकास होगा, बुलंदशहर का विकास होगा। ठीक है, यमुना पर क्रॉस करके जाओगे तो हरियाणा के पलवल ठीक है और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट भी लगते हैं। ठीक है सर, सोचिए ना, ठीक है, बड़ा दिमाग करिए। विकास को सहन करने की आप आदत डालिए, क्योंकि आपने तो विकास किया नहीं। आप तो इस उत्तर प्रदेश को बर्बाद करते रहे। देखिए आईना नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आईना देखना ठीक है चौधरी साहब ठीक है, मैं आ रहा हूँ अगले राउंड में आपके पास। ठीक है, सरकार ने, समाजवादी पार्टी ने। ठीक है, ठीक है, आईना देखना ठीक है सर, ठीक है चौधरी साहब प्लीज। आईना मैंने दिखाया। ठीक है सर, आपने अपनी बात रख दी, अब सुन लीजिए सर बाकी लोगों को भी। सरकार आपकी नहीं बनने वाली है। ठीक है, 4 साल तो अखिलेश यादव कहीं दिखे नहीं। ठीक है, चुनाव आ गया तो ठीक है सर, ठीक है, अरे आप ठीक है, आपका जवाब ले लूंगा मैं, प्लीज आप रुक जाइए। ठीक है, कपिश जी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। कपिश जी थोड़ा सा रुक जाए प्लीज। आसिफ साहब अपनी बात रखिए बहुत जल्दी से, उसके बाद कपिश जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, राकेश चौधरी जी ने मेरी बात को ठीक से सुना नहीं। राकेश चौधरी जी ने कहा कि इनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए अंबानी अंटानी की खाली मुद्दा उठा रहे हैं। अभी मुद्दे तो इतने हैं कि बोले कि तो लॉ एंड ऑर्डर में मतलब बीजेपी की शक्ल नहीं दिखा सकती, इतने मुद्दे हैं। अरे पीएम केयर फंड का जो पार्टी हिसाब नहीं दे पा रही है, इतनी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। दिल्ली में मुकदमा हो रही है, क्यों नहीं उठा रहे हैं? ट्रस्ट कारोबारी त्रिपाठी जी की हत्यारा मोहब्बा का एसएसपी पकड़ा नहीं गया। आसिफ जी इन मुद्दों को ग्राउंड पर जाकर उठाइए। 18,000 कार्यकर्ता इस मुद्दों को उठाता हुआ जेल गया है। कांग्रेस पार्टी का 18,000 कार्यकर्ता आंदोलन करते हुए जेल गया है। तो जनता क्या यकीन नहीं कर रही है सर? जनता क्या यकीन नहीं कर रही आपके मुद्दों पर? गुप्ता जी बात सुन लिए पूरी। गुप्ता जी देखिए, हम सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं, परेशान आप हो जा रहे हैं। रुक जाइए। नहीं मैं परेशान नहीं हूँ सर, मेरा काम सवाल पूछना है। मेरा काम सवाल पूछना है। मैं और मत दे रहा हूँ ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, जब मैं बीजेपी से सवाल उठा रहा हूँ तब बीच में आप पूछे ले रहे हैं, तो आपसे तो मैं तो अपना सवाल पूछूंगा ही ना। आप पूछिए, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन मैं भी तो अपना सवाल पूछूंगा सर। पूछिए ना आप सवाल। राजेश जी आप रुक जाइए सर, बीच में आप मत बोलिए प्लीज।
राजेश जी बीच में मत बोलिए, आसिफ जी अपनी बात पूरी करिए आप। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, अभी उनके प्रवक्ता ने कहा कि एक भी आदमी असंतुष्ट नहीं है। मुझे लगता है ये न्यूज चैनल नहीं देखते, और अभी भी गूगल कर ले, कम से कम 100 से ऊपर जो वहां के मुद्दे हैं उसको लेकर वहां के किसानों ने वीडियो डाली है कि हमारे साथ ये समस्या है, हमारे पशु मरे जा रहे हैं, हमारे पास छत नहीं है, आधे लोगों को तो उसमें सोना पड़ रहा है टेंट में, और आधे लोगों को जिनको मिला भी है, सुन लो प्रभु, जिनको मिला भी है उनकी छतें टूट गई। तो मुद्दा झूठ बोलने से कोई काम नहीं बनेगा ना। ठीक है, यानी इसकी जो आधारशिला है वो झूठ पर आधारित है, आप ये कहना चाह रहे हैं। सवाल प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे नहीं चलेगा सर, प्लीज सभी से मेरी अपील है, प्लीज सर। कभी से आ रहा हूँ मैं आपके पास, चौधरी साहब आप सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ सबके पास आ रहा हूँ, प्लीज एक एक करके रखिए। आसिफ जी ठीक है, राजेश चौधरी जी प्लीज सर बीच में मत बोलिए। ठीक है आसिफ जी, आपका कहना यह है कि ये जो आधारशिला रखी गई है ये झूठ पर आधारित है, यही है ना? इस पर मैं जवाब ले लूंगा, कभी जी अपनी बात रखिए आप। नहीं राजेश चौधरी जी देखिए, मैं जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए पूरी। मायावती जी कह रही है। अरे भैया चौधरी जी पानी पी लो, सवाल सुनो क्या पूछ रहा हूँ। राजेश चौधरी जी सर ऐसे कैसे आप पूछ प्लीज जाइए। क्या मायावती परेशान है? अरे अपने नेता की बात कीजिए कि आपके नेता क्या। राजेश चौधरी जी सुन तो लीजिए पहले, उसके बाद जवाब दीजिए सर। ये भ्रष्टाचारी है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी झूठ जपाट किसानों के हथियार है ना, इनको किसानों का दर्द नहीं पता। झूठ और झूठ की सरकार है, अडानी अंबानी के। सर इस तरीके से जवाब नहीं होती है ना, आप सर इतने वरिष्ठ हैं, समझदार हैं, उसके बावजूद भी सर ये काट रहे हैं। प्लीज रुक जाइए सर, मजबूरन मुझे आप सभी का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, प्लीज 120 बीघा मुलजी को लेकर टहल रहे हो आप। ठीक तो है, आप किसानों की बात नहीं उठाने दोगे? ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी आप अपनी बात रखिए। चौधरी साहब आप सुन लीजिए सर, राजेश चौधरी जी आपको सुना सभी ने, आप भी सुन लीजिए प्लीज। अरे भ्रष्टाचारी हो आप लोग। राजेश चौधरी जी, आसिफ जी प्लीज सर, आप लोग किसानों। राजेश जी, आसिफ जी प्लीज, राजेश जी का ऑडियो डाउन करिए भाई प्लीज। पानी पी लो राजेश जी प्लीज आप सुन लीजिए सर। पानी पिलाने के लिए तैयार है। राजेश जी आप सुन लीजिए, आपका ऑडियो नहीं जा रहा सर, आपका ऑडियो नहीं जा रहा, सिर्फ कपिल श्रीवास्तव जी का ऑडियो जा रहा है, बोलिए सर। अभी आईना दिखाया देश के किसानों ने आपको। भैया अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि राम मंदिर की जगह पर अस्पताल बनाओ, आज वहां जाकर के दर्शन कर रहे हैं। चौधरी साहब आप सुन लीजिए सर। आपका दौरा राजेश चौधरी जी सुन तो लीजिए सर। आपको कह रहे थे आप लोगों के पास सुनते नहीं है क्या? ये तो इनके जिसके पास सुनते नहीं होते सर, वही इस तरीके से बिहेवियर करते हैं। प्लीज राजेश जी सुन लीजिए आप। एक बार बता दी भारतीय जनता पार्टी झूठ पे आधारित पार्टी है। सुनेंगे नहीं, जवाब नहीं देना। राजेश जी सुनने की क्षमता रखिए सर प्लीज। सलूजा साहब आप रुक जाइए, आप भी रुक जाइए, अब सुन तो लीजिए सर। ये गलत तरीका है, ये तरीका गलत है। आप सबका ऑडियो डाउन है, आप किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, सबका ऑडियो डाउन करिए प्लीज सर। इस तरीके से नहीं चलेगा। राजेश जी आप समझिए सर, आप लगातार बोलेंगे तो बाकी लोगों को मौका कैसे मिलेगा? प्लीज सर समझिए, मैं सभी से मेरी अपील है। कपिल श्रीवास्तव जी अपनी बात रखिए, उसके बाद रोहित जी आपके पास आ रहा हूं मैं। राजेश जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा, प्लीज चुप हो जाइए। कपिल जी बोलिए। पराग भाई मैं एक बात कह कि देखिए संपोषणीय विकास होना, विकास ऐसा होना चाहिए जिससे सभी खुश हो। अगर हमारा किसान उससे खुश नहीं है और हमारे चौधरी जी को इस बात का बोध नहीं है कि 3000 किसान परिवार उससे प्रभावित हैं आपके मुआवजे से, कुछ को मुआवजा नहीं मिला, कुछ को बढ़ा मुआवजा नहीं मिला, कुछ को आपने मकान दिया उनके यहाँ क्रैक आ गए, वो सब टेंट में बैठे हुए हैं, और बहुत सी जगह जहां आपने उनको बैठा रखा है वो पानी के अंदर। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने से नहीं कह रहे हैं भाई। आप बगल में 2 किलोमीटर पे होंगे, बिल्कुल 20 मिनट की दूरी पे होंगे, मैं मान रहा हूं चौधरी जी आप होंगे, लेकिन मीडिया भी तो वहां बैठी हुई है ना, मीडिया भी दिखा रही है। 8-10 हजार पुलिस वाले क्या कर रहे थे? उन्हीं को रोक रहे थे ना कि वो अपनी मुआवजे की मांग लेकर के वो अपनी उचित डिमांड लेके ना जाए। और आपने जो टेंट सजा रखा था उसके पीछे खेती ही तो था, और क्या था बताइए ना। एक तो ईंटवे न रखे, इतना चिल्ला रहे हैं, और अभी आप कर भी नहीं पाएंगे। हमारी सरकार आएगी तब होगा, उसके बाद आप अडानी को लेके देखिए। अपने मत देखिए। ठीक है, मैं तो भाई देखिए चौधरी भाई, आप तो उंगली में कलम पकड़ते हैं, मुंह में तलवार पकड़ लिए, क्या बड़ी दिक्कत है? राजेश अरे भाई कपिल जी कंप्लीट करिए, भाई आप हमारे बड़े भाई हो, कपिल जी मैं तो कंप्लीट पूर्वांचल का हूँ इसलिए ठंडा आदमी हूँ, थोड़ा आप गर्म हो जाते हो। अब सुन लो, अपने ठंडे भाई की भी बात सुनी जाती है।
मैं ये कह रहा हूं कि संपोषणीय विकास होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास करे, हम उसके साथ खड़े हैं और उसके विकास पे कंधे से कंधा मिला के अपनी सरकार में प्रोजेक्ट पूरा करें। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि चौधरी जी आप काहे घबरा गए? आप पहले कम से कम अपने इनॉग्रेशन से पहले किसानों को समझा लेते, उनको मुआवजा दे लेते, उनका घर बसा देते, फिर उड़ान उड़ जाती। 4 एयरपोर्ट तो है ही अंतरराष्ट्रीय, 5वां न था। अरे पहला तो आप बना नहीं रहे हैं, तो इस बात को आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहां पर जाके खड़े हैं। भाई उड़ान आपकी कल से शुरू नहीं होगी, लेकिन अत्याचार तो आपका पहले से शुरू हो गया किसानों पर। अरे मेरे भाई हाथ जोड़ रहे दादा, फिर न चढ़ा देना उन किसानों के ऊपर गाड़ी उड़ी। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि हमारे मजलूम किसान है, उनकी चिताभस्म पे खड़ा होकर के देश कभी तरक्की नहीं कर पाए। करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन उनका मुआवजा दे दीजिए, उनको सुखी कर दीजिए और उसके बाद उड़ाइए जितना उड़ाना हो, क्योंकि उसमें किसान नहीं उड़ेगा, उसमें अदानी अंबानी भी नहीं उड़ेंगे, बल्कि अदानी अंबानी उसी से कमाएंगे, क्योंकि आप उनको लेके दे देंगे और कपिल श्रीवास्तव को भी नहीं देंगे। यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं किसी को एयरपोर्ट चलाने के लिए नहीं मिलेगा। वो बनाया जाएगा 25,000 करोड़ का और उसके बाद ले जाके अपने मित्र पूंजीपति के जेब में रख दिया जाएगा। अरे भैया हमें दे दो, हम भी गरीब आदमी, हम भी चला लेंगे। ठीक है, हमें भी दे दो। ठीक है, ठीक है। रोहित अग्रवाल जी, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम सब रेवड़ियां नहीं बांटते हैं, हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की एक योजना बनाते हैं। धन कहां से आएगा, कैसे व्यवस्था बनाई जाएगी, किसानों का क्या होगा, कैसे जिनकी जमीन ले रहे हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसमें मुआवजे का भी उन्होंने जिक्र किया कि पहली सरकारों में तो देखिए मुआवजे के लिए दर दर भटकते थे और अभी आप लोग उन पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो इस पर आप किस तरीके से, ये जो रोड मैप तैयार करने वाली अपने भाषण में वक्तव्य प्रधानमंत्री ने दिया, कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पहली सरकारों पर उन्होंने कहा कि पहली सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती थी, लेकिन हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की नीति बनाते हैं। पराग जी देखिए, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग का पार्ट होता है और मुझे मतलब बड़ा दुख होता है जब प्रधानमंत्री जी इस तरीके की बातें करते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग को आप देश के जनता के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कह रहे हैं, और किसी भी प्रोजेक्ट की अगर आप शिलान्यास करने जा रहे हैं तो उसके पहले उसके कागज के ऊपर जो खांचे खींचे जाते हैं उसको प्रोजेक्ट प्लानिंग कहते हैं, और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बात कर रहे हैं वो कागज के ऊपर खांचे खींचने की बात है। भारतीय जनता पार्टी सारे विकास खाली कागज पे ही करती है। अगर आपको याद हो कि जब योगी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि प्रदेश की सारी सड़कें महीने 2 महीने के अंदर जो है गड्ढे भर दिए जाएंगे, और अभी कुछ मुझे लगता है महीने 2 महीने पहले भी एक डेडलाइन दी थी कि अब 2 महीने बाद भर दिए जाएंगे। तो स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल से वो सिर्फ डेडलाइन बढ़ा रही है और सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाई। अब आपको लगता है कि ये एयरपोर्ट बना पाएगी? देखिए, मुझे दुख होता है कि जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए अगर इस तरीके के डेटा दिए जाएं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया और वहां पे खाली खेत की जमीन के ऊपर कनात और तंबू लगा के आप शिलान्यास करने आए हैं और आप खुद मान रहे हैं शिलान्यास करने आए हैं, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने वहां पे तैयार कर दिया? तो मतलब ऐसी बातें कम से कम मत करिए जो पढ़ी लिखी जनता हंसे आपके ऊपर। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप विकास के मुद्दे पे चुनाव में जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आप तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाते ही उनको जिन्ना दिखाई लगता है, जी तो चौधरी मुझसे कहेंगे कि इन दंगों के दर्द को कुरेदना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि चौधरी जी कभी भी कहेंगे कि इन दंगों के दर्द को दोबारा कुरेदना चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश के लोगों की भावना को बार बार ठेस पहुंचाई जाती है उस पुराने दर्द को कुरेद के, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि देश के अंदर विकास की राजनीति जरूरी है, और विकास अगर आपने नहीं किया है तो कम से कम वो हिंदू मुसलमान की खाई मत बड़ी करिए, जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि एक 1947 वाली दशा पे लाके आप देश को खड़ा कर दें। ठीक है, प्रीतपाल जी, विपक्षी दल इसको विकास से जोड़कर क्यों नहीं देख रहे हैं? सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा ही क्यों बताया जा रहा है? नहीं, बात समझिए, विकास हो तो बताए ना। कहीं विकास दिख रहा हो। अभी प्रवक्ता सपा के भी कह रहे थे कि विकास हो तो हम लोग साथ में। विपक्ष किसके लिए होता है? विपक्ष होता है जनता की आवाज। कहीं सरकार कहीं भटक ना जाए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात को कहते थे कि हमारी सरकार की अगर कोई निंदा करता है तो हमें वो सही रास्ता दिखा रहा होता है।
मगर मोदी सरकार, योगी सरकार में ऐसा है नहीं। मुकदमे लिख दिए जाते हैं, एनएसए लग दिया जाता है, उनको जेल में ठूस दिया जाता है। अगर यहाँ का युवा नौकरी मांगे सर तोड़ दिया जाता है, महिलाएं हक मांगे तो उनको सर मुड़वाने की नौबत आ जाती है। तो ये इनकी सरकार में कुछ काम हुआ हो तब तो हम लोग तारीफ करें। हमने बताया तो मेरठ एक्सप्रेस में 11,000 करोड़ रुपए में बनना था, 135 किलोमीटर तक, वो 9 किलोमीटर अभी 18 में बना था। अब भी वही स्थिति है। और आज बनने के बाद उसमें लिख दिया गया बड़े बड़े अक्षरों से कि कोई भी बैलगाड़ी नहीं जाएगी, कोई ट्रैक्टर नहीं जाएगा, कोई टू व्हीलर नहीं जाएगा। तो बताइए विकास है किसके लिए? ये विकास बनाते किसके लिए है? जब ये भूमि अधिग्रहण हुआ था मेरठ एक्सप्रेसवे का, तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि किसानों को लाभ होगा, वहां से निकलने गुजरने वालों का लाभ होगा। क्या वो लाभ हुआ? किसानों को लाभ हुआ? किसानों की जमीनें औने पौने में आपने ले ली, ठीक है, मगर वो किसान उस एक्सप्रेसवे पे नहीं जा सकता। एक्सप्रेसवे पे जाएगा क्या? बड़े बड़े अडानी अंबानी की गाड़ियां जाएंगी, ट्रॉलर जाएगी। 14 लेन का वो एक्सप्रेसवे बना। क्या एक लेन उसमें से ट्रैक्टर के लिए और बैलगाड़ी के लिए, टू व्हीलर के लिए नहीं बना सकते? नहीं, इनके सपने अच्छे होते हैं, मगर वो जब जमीन पे उतरते हैं तो वो भद्दे और बददुगमादार बन जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसके खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग विपक्ष हैं, हम इनके साथ हैं अगर वो सही काम करें तो। ठीक है राजेश चौधरी जी, अहंकार क्या है सरकार के अंदर, और दूसरा ये भी है कि सिर्फ कागजों पर बातें सिमटकर क्यों रहती हैं, और ये जो तैयार 2024 के लिए आप लोगों ने किया है, इसको एक बड़ा इवेंट क्या 2022 के चुनाव को लेकर बनाया जा रहा है, और किसानों के मुआवजे को लेकर भी सर अपना आप कमेंट दीजिए, जिसका आरोप लगातार लग रहा है आपके ऊपर। देखिए, समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता जो है कबीर भाई कह रहे थे संपोषणीय विकास, तो इनका विकास तो पूरे देश ने देखा है कि सैफई का किस तरह से इन्होंने विकास किया है, कितनी दुनिया की तरक्की सैफई की तरक्की करने से हो गई है, उनको बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात आप कर रहे थे मुआवजे की। अभी तक 3300 करोड़ 3,300 करोड़ रुपए का मुआवजा हम किसानों में बांट चुके हैं, और 403 करोड़ का पुनर्वास लाभ दिया गया है उन्हीं लोगों को। 403 करोड़ रुपया दिया गया मकान बनाने के लिए, और 3,003 परिवारों को प्लॉट दिए गए। ये मेरी बात सुनिए आप। 3,003 परिवारों को बताइए, 3,000 किसान आपके विरुद्ध क्यों आंदोलित? रुक जाइए, एक बार बोले नहीं प्रीतपाल जी, रुक जाइए सर, थोड़ा सा रुक जाए। कभी जाऊँ तो सैफई का ही विकास चाहते हैं खाली। और देखिए ये राजेश वहाँ एक भी किसान नहीं कर रहा था। राजेश कंप्लीट करिए प्लीज। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा था या वहाँ पे एम्स बन रहा था, तो वहाँ कोई नुकसान नहीं, पीजीआई बन रहा था, वहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ एक किसान नहीं खड़ा था आंदोलन करने। है ना उनके पास कहने के लिए, आपके पास क्या है कहने के लिए? इनके पास कुछ नहीं है। गोरखपुर में भी धोखा दे दिए मुख्यमंत्री। गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। अरे गोरखपुर का ही बेड़ा गर्क कर दिए, जहाँ से 29 साल सांसद थे वही बेड़ा गर्क कर दिए। और मैं तो वही कहूँ, जाते हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे जाइए आप। ठीक है, गोरखपुर की बात ठीक है, वाराणसी की बात बता दीजिए, प्रीतपाल जी थोड़ा सा रुक जाइए सर। लखनऊ राजधानी इसकी बता दीजिए, जिस राजधानी के रास्ते से एयरपोर्ट जाता है उसकी लिंक रोड की बात बता दीजिए, कृष्णानगर की सड़कों का हाल बता दीजिए, एलडीए की सड़कों का हाल बता दीजिए, ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों का हाल बता दीजिए। मैंने तो ठीक है प्लीज, मैंने तो राजेश जी आपने शायद सुना नहीं, मैंने तो प्रशंसा से ही शुरुआत की थी। देखिए अब रोहित जी का धैर्य भी टूट गया। प्लीज आप सभी लोग चुप हो जाइए, प्लीज 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 सर, सभी से अपील है मेरी, प्लीज चौधरी साहब खत्म करिए प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, विकास की अगर आप बात भी राजेश चौधरी जी प्लीज, आपने शायद सुना ठीक है, लेकिन किसानों की लाश के ऊपर विकास करने की अगर आप कोशिश करोगे तो ठीक है। राजेश चौधरी जी लगातार मत बोलिए प्लीज। ठीक है रोहित जी मैं आ रहा हूँ, आसिफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। मैंने तो आपको सबसे पहले प्रशंसा से शुरुआत की थी कि अगर विकास कार्य की आप चलो बात ही कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है राजेश जी, रोहित जी थोड़ा सा रुक जाइए सर। राजेश जी, रोहित जी थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज प्लीज। राजेश जी आप रुक जाइए सर, लगातार मत बोलिए। राजेश जी लगातार मत बोलिए सर। अगर ये कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो उनका भाषण सुनने थोड़ी ना। राजेश जी प्लीज, राजेश जी गलत तरीका है सर। राजेश जी आप रुक जाइए प्लीज प्लीज सर, रुक जाइए राजेश जी। ठीक है अब जवाब तो लेने दीजिए सर। ठीक है प्रीतपाल जी सुन लीजिए, देखिए सभी से मेरी अपील है, प्लीज एक दूसरे के बीच में ना बोले, समय खराब होता है।
आसिफ भाई मतलब हम अपनी लोग बात भाषण सुनने थोड़ी ना है, चुनावी रैली ठीक है, ठीक है रोहित जी सजाया गया है। ठीक है, आप वो शांत हैं प्लीज, सभी से मेरी अपील है। आसिफ जी बात रखिए अपनी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल आंकड़े बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री घूम घूम के कह रहे हैं साहब हमने कानून व्यवस्था ठीक कर दी, अपराधी सारे भाग गए। उनका झूठ अगर पकड़ना है तो आप देख लिए, मोहब्बा के क्रश कारोबारी का हत्यारा मनीलाल पट्टीदार आज 1 साल हो गया, भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उसकी मदद कर रही है। आपके चैनल पे बैठे हुए राजेश चौधरी जी, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, ये बताएं, जवाब दें कि मनीलाल पट्टीदार जो एक एसपी था और त्रिपाठी जी का हत्यारा आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया, जवाब नहीं देंगे। करने का काम किया है उसके योगी आदित्यनाथ जी की संपत्ति का झूठ मत बोलो, संपत्ति कहाँ है उसकी जो जब्त करोगे आप? पहले तो आप झूठ बोलना बंद करो। उत्तर प्रदेश का वो रहने वाला नहीं है तो उत्तर प्रदेश सरकार उसकी संपत्ति नहीं जब्त कर सकती। पहले तो आप समझो ना, भाई कह रहा हूँ झूठ मत बोलो। आज मुख्यमंत्री अपराधी, अरे भाई आपकी तो बड़ी समस्या है। प्रीतपाल जी केवल जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए प्लीज। ये गलत तरीका थी कि कपिल जी और रोहित जी धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं सर, आप भी कम से कम सुनिए। बड़ा झूठा कौन होगा, उससे बड़ा मक्का। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सबका ऑडियो डाउन करिए प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसा नहीं चलेगा, ऑडियो डाउन करिए। ऐसे आपकी आवाज नहीं जा रही है प्लीज, ये तरीका गलत है सर, ये तरीका गलत है, प्लीज रुक जाइए। आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है। राजेश जी, प्रीतपाल जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। राजेश जी रुक जाइए, राजेश जी रुक जाइए प्लीज, राजेश जी। चलिए आवाज आपकी नहीं जा रही है। आसिफ जी अपनी बात को कंप्लीट करिए प्लीज। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब ये कानून व्यवस्था के नाम पे पूरा फेल है, विकास की ये बात नहीं कर सकते। आप बताओ, गोरखपुर के अंदर घर में घुस के महिला को गोली मारी जा रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं साहब अपराधी नहीं है, तो गोली कौन मार रहा है? तो पूरी तरह से जो फेल सरकार है ना, ये केवल आंकड़े दे रही है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी आंकड़ा दे दिया कि साहब कोई किसान जो है वो आंदोलित नहीं है। सारे न्यूज चैनलों पर आप किसी पोर्टल पर चले जाइए, कम से कम 100 से ऊपर वीडियो पड़े हुए हैं कि वहां का किसान जो है वो खुली छत के नीचे सो रहा है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि साहब विकास विकास विकास, कहां है विकास? आप बताएं, कोई एक ऐसी बताएं जो इन्होंने सरकार ने कोई काम कंप्लीट किया हो, कोई ऐसा अस्पताल जो इन्होंने कहा हो साहब हमने शुरू किया और ये सरकार हमारी जा रही है हमने खत्म किया। चुनाव के लिए जब कोई काम करेंगे तो उस पर आवाज उठेगी। ठीक है, आप अगर एयरपोर्ट बनाना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन उसके लिए आप किसानों की हत्या नहीं करोगे ना। ठीक है आपको राजेश भाई, ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पहले की जो सरकारें होती थी उनमें सिर्फ घोषणाएं होती थी और अब जब हम शिलान्यास कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारी घोषणाओं का शिलान्यास हो रहा है। राजेश जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, प्लीज सर रुक जाइए। लखनऊ उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, आप कपिल जी बोलेंगे सर। कपिल जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ घोषणा करती थी और हम अब जब उन कामों को पूरा कर रहे हैं तो ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब देखिए हमारे कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री जी जो है, योगी सरकार की योजना, अरे अब ठीक है भाई रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए प्रधानमंत्री जी जो हैं उनसे बड़ा तो झूठ कोई बोलता नहीं है, क्योंकि वो हर चीज को करने के बाद जुमला ज्यादा बोलते हैं ना। नहीं बता तो रहे हैं, सुनते जाइए। अरे राजेश भाई कहें आप इतना घबरा चलिए, राजेश भाई ने माना तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। और मैं ये कह रहा हूं, राजेश भाई सुनिए राजेश भाई, जब राजेश भाई तुलना कर रहे हैं सुनिए, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। अरे भाई सुनिए चौधरी जी, अरे भाई चौधरी जी हैं आप, थोड़ा सुनना भी पसंद कीजिए ना। हम लोग तो थोड़ा साधारण सुनी तो रहे हैं साहब, सुनी तो रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सुनना भी पसंद कीजिए। तानाशाही मत चलाइए आप, हमारे भाई है तानाशाही। चलिए सुन रहे सर, बोलिए कपिल जी कंप्लीट करिए। सुनाना जानती है रोहित जी आपके पास थोड़ा समझाइए प्लीज। प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जो भी कुछ कहते हैं उसमें सत्य का आवरण 5% भी नहीं होता, ये दुनिया जानती है। और आप गूगल पे भी सर्च कर ले जाए, आप यही पाएंगे उनका नाम क्या बुलाते हैं। खैर हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि जेवर एयरपोर्ट को खुद ही तो देखिए ना, शिलान्यास कर रहे हैं, कहां दे रहे हैं, लोकार्पित कर दिए क्या? वो अपने बारे में बताते हैं और लोग समझते ये दूसरे के बारे में बता रहे। वो जो अपना चेहरा देखे रहते हैं उसी का चेहरा दूसरे को दिखाने लगते हैं कि ये उनका चेहरा। अरे साहब, आपके जो संकल्प पत्र था उसका एक वादा से 212 नंबर में 10 वादे राजेश भाई क्रमशः बता दीजिए कि आपने क्या पूरा ले जा रहे हैं, दोबारा डिबेट कर लीजिए। वो भी खाली इतना ही बता दीजिए कि आपने संकल्प पत्र में कहा था, अरे सुन तो लीजिए, आपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे। आप आय दुगना करने जगह लागत तिगुना कर दिए।
यूरिया का दाम तिगुना कर दिए, 5 किलो यूरिया चुरा लिए और सम्मान निधि देने के 500 रुपए की सम्मान निधि दे रहे हैं 2 रुपए पर डे के हिसाब से। अब हमें यह बताइए इतना पैसा किसान रखेगा कहाँ? 15 लाख करोड़ रुपए तो आप राइट ऑफ कर दे रहे हैं उद्योगपतियों का एनपीए करा के और अपने फंड में पैसा लेकर के बांड खरीदवा करके। आदमी को नहीं पता है कि 7 साल जिसकी सरकार बनी वो विश्व की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गया। तो ये तो सबको पता है कि चोर चोर बसोरे भाई। अरे वहां से चोरी करा रहे हो, 2 आदमी को उठा के बेच दे रहे हो प्रॉपर्टी, अपने बाप पर दादा की प्रॉपर्टी बेच के और किराए के मकान में एसी लगा के कहते हैं विकास कर दिया। तो ऐसा प्रभु ऐसा विकास आपको मुबारक हो, हम तो नहीं मुबारक। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, ठीक है राजेश जी अब रुक जाए सर प्लीज, सबको सुन लीजिए। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, प्रधानमंत्री कहा, वो तो प्रधानमंत्री है, 25 लाख का सूट पहनते हैं और कहते हैं हम चाय वाले हैं। ठीक है कपिल जी, किसानों की हड्डियों की ठीक है होती अपने अहंकार के यज्ञ में लिए। ठीक है कपिल जी, रोहित जी से अब जवाब लेता हूं सर, आप ही के साथ ही हैं प्लीज। हमारे तपस्या ठीक है में कुछ कमी रह गई थी। ठीक है अरे महाराज अभी तपस्या में कमी थी तो 700 ले लिए। ठीक है, अगर तपस्या पूर्ण होती तब तो आप 3600 ले लेते। ठीक है कपिल जी अपने साथी को तो सुन लीजिए सर अब प्लीज। राजेश जी अब राजेश जी जवाब लेते हैं प्लीज, रुक जाइए राजेश जी, रुक जाइए राजेश जी। ठीक है आऊंगा आपके पास, रुक जाइए रोहित अग्रवाल जी अपनी बात रखिए। तो बख्श दिया हमारे किसानों को। कपिल जी अब प्लीज सर अपने साथी को तो सुन लीजिए सर। कपिल जी उसको वापस घर पहुंचाने की। ठीक है ठीक है राजेश चौधरी जी लगातार मत बोलिए सर, ये गलत तरीका आपका ऑडियो डांस प्लीज। पार्टी में कोई राजधर्म सिखाने वाला भी नहीं है। राजेश जी पानी पी लो, बहुत थक गए हो आप। राजेश जी आप रुक जाइए सर प्लीज। मेहनत कर रहे हैं भाई। ठीक है ऑडियो डाउन करिए प्लीज, सबका ऑडियो डाउन करिए। रोहित अग्रवाल जी अपनी बात रखिए आप। ज्यादा मेहनत करता है उसको पार्टी से भगा देते हैं। ठीक है प्लीज रोहित अग्रवाल जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा, जनता समझ चुकी है। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। चौधरी साहब रुक जाइए, चौधरी साहब रुक जाइए प्लीज। चौधरी साहब सरकार आपकी है, 25 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, आप सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। रोहित जी सरकार आपकी है, मतलब सरकार आपकी है और सवाल पूछने जाए कांग्रेस वाले से। अरे कुछ तो शर्म करो भैया। मुझे बताओ राजेश जी, मेरे भाई सवाल पूछने जाऊँ सर ऐसा लगता है कि मुद्दों का अभाव है और इस वजह से एक दूसरे का सही और सीधा और सधा हुआ जवाब देने के बजाय सिर्फ उत्तर करने पर हम लोग लगे हुए हैं। एक दूसरे की बात को हम काट रहे हैं, लेकिन अगर मुद्दों का अभाव नहीं है तो प्लीज एक दूसरे को धैर्यपूर्वक सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। रोहित जी अपनी बात रखिए आप। आते हो कम से कम आपसे तो हम उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी से सच्चाई के साथ खड़े हो सकते हैं। रोहित जी बोलिए सर, रोहित जी बोलिए सर अपनी बात रखिए। ये परेशान है रोहित जी अपनी बात रखिए। परेशान है, उनको भी रात में ख्वाब में प्रियंका जी दिख रही हैं। नहीं बच्चे नहीं, आपके नेता कभी चुनाव नहीं जीते वहाँ। चौधरी साहब रुक जाइए सर, चौधरी साहब का ऑडियो डाउन करिए प्लीज, लगातार नहीं बोलते हैं सर, दूसरे लोगों को परेशान ना हो भैया, सबका इलाज करेगी सरकार, आने दो। रोहित जी कंप्लीट करिए। किसानों पे जितनी लाठी मारी है सबका हिसाब होगा। अपने पिता से पूछिएगा कौन सी पार्टी को वोट देते चले आ रहे हैं। ईमानदारी से अगर ईमानदार हो तो आप राजेश भाई यही बता दीजिए आपके पिताजी कौन सी पार्टी को वोट देते चले ठीक आ रहे हैं। है आखिर में प्रीतपाल जी एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा सर। प्रीतपाल जी एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा बहुत जल्दी से। आपके दादा और पिता की पार्टी है, ठीक है। आज आपको भारतीय जनता पार्टी ने चंद टुकड़े क्या दे दिया, आप आपको कांग्रेस अच्छी लग रही है, आपको प्रियंका वाड्रा चौधरी भैया मुझे कांग्रेस से क्या लेना देना, आप मुझे बताओ। सर अनर्गल टिप्पणी ना करिए प्लीज जी को नींद नहीं। चलिए शुक्रिया, आज समय इतना ही है मेरे पास, आज समय इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का सर, समय आज इतनी इजाजत दे रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आसिफ जी, कपिश जी, राजेश जी, प्रीतपाल जी, रोहित जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हम एक सार्थक चर्चा करें और ऐसे मुद्दों पर चर्चा करें जिसमें जनता भी समझ पाए कि आखिर उन मुद्दों के आंकड़े क्या हैं, उन मुद्दों पर किस पार्टी ने कितना काम किया है और उन मुद्दों को क्या हमारे लिए उठाया भी जा रहा है या फिर नहीं। और विकास की ओर अगर प्रदेश बढ़ेगा तो इसमें सबका फायदा होगा। मुद्दों के अभाव में कम से कम राजनीति ना हो, इसकी उम्मीद जनता भी करती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।